हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए हम आज लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 8th पेपर, जो कि है हमारा कंप्यूटर का, उसके फर्स्ट चैप्टर की दूसरी क्लास। इससे पहले की 2 क्लासेस में हमने एक क्लास में आपको जो हमने सिलेबस बता चुके हैं कंप्यूटर का, और दूसरी क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट का एक पार्ट करवा दिया था। और उसके बाद आज हमारा चैप्टर फर्स्ट का जो है कंप्यूटर का सेकंड पार्ट था, क्योंकि एक क्लास में अगर पूरा चैप्टर करवाते हैं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए आज हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था कंप्यूटर की परिभाषा तक, तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। फटाफट आ जाइए आप सभी लोग और हमारे साथ नोट करते चलिए। जो जो हम पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स ज़रूर बनाते जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइम यही नोट्स आपको बहुत काम आएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं हमारी, उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। इसमें आप लोग, ये मैं लिखना भूल गई हूँ, आप लोग लिख लेना कि ये कब से कब तक था। 1940 से 1956 तक ये फर्स्ट जनरेशन के पीढ़ी जो थी ये चली। ये आप लोग ज़रूर नोट कर लेना क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनको कब से कब तक, उनका कब से कब तक चले। ठीक है, तो आ जाइए। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम की तकनीक का उपयोग करके पेश किए गए थे, जो वैक्यूम में इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं। ओके, वैक्यूम जो था इसमें कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक का प्रभाव जो होता था उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था उसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रभाव ऐसे ही नहीं हो सकता ना। वैक्यूम तो जानते हैं कि किसी चीज़ का प्रेशर होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए वैक्यूम का यूज़ किया जाता है। आप सभी को पता है ये बात। तो आगे देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत भारी और बड़े थे तथा प्रोग्रामिंग के लिए आदर्श नहीं थे। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो, ये मान लीजिए एक कमरे के बराबर उनका साइज हुआ करता था। आप सोच लीजिए एक कमरा, पूरा कमरा जिसमें एक कंप्यूटर लगा हुआ, उस पर प्रोग्राम लिखना या कोई भी काम करना, मतलब कोई भी प्रोग्राम लिखना बहुत कठिन होता था। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए एक बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी और वे बहुत अधिक बिजली की खपत करते थे। कि कंप्यूटर, हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो था बहुत भारी, बहुत बड़ा हुआ करता था। एक रूम समझ लीजिए, उसमें एक कंप्यूटर लगा है। आप सोचिए, आप जरा से हैं, हम भी जरा से हैं, एक रूम के आगे तो छोटे से ही दिखाई देंगे ना। तो उस कंप्यूटर पे इंसान को प्रोग्राम लिखना कितना कठिन होता था। उसमें बिजली भी इतनी खर्च होती थी कि, और बिजली का भी कभी ना कभी, मतलब कभी क्या, आज भी प्रॉब्लम बनी हुई है कि बिजली इतनी कहाँ होती है इंसान के पास, कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम बनी ही रहती है ना। बड़े शहरों को छोड़ दिए, छोटे शहरों में देखिए आज भी बिजली इंसान को बहुत कम मिल पाती है। और गाँव का बेचारों को तो हाल ही बहुत ख़राब है, जिसमें बिजली बहुत कम मिलती है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, उनमें बहुत बिजली की खपत होती थी। इतने बड़े होते, एक रूम के साइज का कंप्यूटर, उन पर प्रोग्राम लिखना इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता था। तो आइए देख लेते हैं आगे। इस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, इनके ये कुछ उदाहरण है जो आप लोग जो है ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना, इसके ये फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। इनेक है पहला, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के ये कंप्यूटर जो थे उनके उदाहरण हैं ये। तो एडवैक, या फिर यूँ आप पढ़ सकते हैं EDVAC। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म ये हो गई। और इसके नेक्स्ट है हमारा यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, और लास्ट एंड फोर्थ हमारा है इसका उदाहरण EDSAC। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ओके, अब हम देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन के हमारे जो कंप्यूटर थे उसके गुण और दोष। तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रथम पीढ़ी के गुण। इन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक, इसका एक ये गुण हो गया। दूसरा हमारा इसमें था
आधुनिक कंप्यूटिंग का मार्ग प्रशस्त किया। अगर सोचिए, अगर कभी कंप्यूटर बनाया ही ना गया होता, किसी ने सोचा ही ना होता, जो आज हम घर बैठे इतना सब कुछ कर पाते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। इंटरनेट कंप्यूटर ही है तभी तो हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। घर बैठे हम क्या नहीं कर सकते आज, देखिए बैंकिंग कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं। कहीं की भी हमें देखना है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, मान लीजिए हम मुंबई में बैठे हैं, हमें देखना है मुंबई और दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है, नहीं पता है किसी को, ठीक है, तो वो देख सकता है कि हमारी भैया इतनी इतनी दूरी है मुंबई से और दिल्ली के बीच। और कोई सोचता है कि मुझे मार्केट जाने का मन नहीं कर रहा, अब मैं घर पे ही बैठ के कुछ भी मतलब खाने का मन कर रहा है या फिर कुछ कपड़े लेने का मन कर रहा है, बैठे शॉपिंग कर रहे हैं। अगर कंप्यूटर नहीं बना होता, सोचिए क्या आप लोग ये सब कुछ कर पाते? नहीं कर पाते। कंप्यूटर ने हमारी लाइफ को बहुत अच्छा भी बना दिया है, थोड़ा बहुत किसी चीज़ में कुछ अच्छाई है तो बुराई भी है। तो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे, इसका गुण ये था कि उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मतलब ये बिजली की उसमें जो प्रभाव होता था उसको कंट्रोल करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। और इसी ने कंप्यूटर, अगर फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर नहीं आता तो आज के जनरेशन के कंप्यूटर में हम कैसे आ पाते? क्योंकि कंप्यूटर तो होता ही नहीं ना, तो हम उसको कैसे डेवलप कर पाते? आज जितना हमारा कंप्यूटर डेवलप हो गया है, ये समझ लिए ह्यूमन ब्रेन जो है, हमारा दिमाग है, उससे कई गुना ज़्यादा तेज कंप्यूटर काम कर सकता है। आप सभी को ये बात पता है। प्रोग्राम को पुनः वायरिंग द्वारा बदला जा सकता था। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, अगर कोई उसमें प्रोग्राम कर दिया था, उसको बदलने के लिए पुनः वायरिंग के द्वारा ही बदल सकते थे, बाकी कोई विकल्प नहीं था। आगे देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के दोष। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के क्या दोष थे? प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के दोष निम्न हैं, ठीक है। पहला देखते हैं, ये कंप्यूटर बहुत बड़े और भारी थे। ये इसका दोष था क्योंकि ये इतने बड़े होते थे आकार में, कहीं भी आप इनको ले जा नहीं सकते थे। कैसे ले जाते? क्या पूरा रूम उठा के आप ले जा सकते हैं? नहीं ले जा पाएंगे। तो इनका ये दोष था। ये कंप्यूटर बहुत अधिक बिजली की खपत करते थे, इन्हें बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए थी। अगर इन पर अगर कोई काम करना है इंसान को, तो उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी इनको चाहिए थी। ये कंप्यूटर बहुत अधिक गर्मी पैदा करते थे। ये बहुत मतलब गर्मी पैदा करते थे, चलते थे वहाँ पे बहुत गर्मी हो जाती थी। इनका ये अपना जो अंदर सिस्टम था एकदम समझ लीजिए बिल्कुल खौलने लगता था, इस तरीके से गर्मी उत्पन्न कर देते थे उस पर। तो उस टाइम इन पर प्रोग्राम लिखना इतना बहुत कठिन था, सब नहीं लिख सकते थे। आज का कंप्यूटर ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मानते पूरी नॉलेज नहीं है बच्चों को कंप्यूटर की, लेकिन उनको अगर आप सिखाएंगे तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। उस टाइम ऐसा नहीं था। इन कंप्यूटरों की मेमोरी क्षमता सीमित थी। इनकी जो ये फर्स्ट जनरेशन के हमारे जो कंप्यूटर थे, इनमें जो मेमोरी थी उनकी एक लिमिट थी, उतना ही उसमें जो आप जो है कुछ भी कोई भी चीज़ थी उसको अपलोड कर सकते थे, उसके आगे नहीं कर सकते थे। आइए आगे देख लेते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। सेकंड जनरेशन के हमारे जो कंप्यूटर थे 1956 से लेकर 1963 तक ये रहे। देखते हैं इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। तो हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे, इनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज नहीं हुआ, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा, जिससे वे पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में तेज, छोटे और अधिक विश्वसनीय हो गए। जो हमारी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की तुलना में छोटे थे, तेज थे और उससे थोड़े अधिक विश्वसनीय थे। इन कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी ने कोबाल जैसी असेंबली भाषाओं का इस्तेमाल किया, जिससे प्रोग्राम लिखना आसान हो गया। हमारी जनरेशन जो सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन की तुलना में अच्छा हो गया, उससे अधिक विश्वसनीय हो गया, छोटा तेज हो गया। और इसमें जो कंप्यूटर प्रोग्राम जो हम लोग उस पर प्रोग्राम कुछ लिखते थे, उसमें कोबाल और असेंबली जैसी भाषाओं का यूज किए जाने लगा। ठीक, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसका IBM 1401, IBM 1620, IBM 7090 और CDC 1604 आदि इसके ये उदाहरण हैं।
तो आगे चलते हैं, देखते हैं द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर के गुण। हमारे साथ ज़रूर नोट करते जाइएगा, क्योंकि आप ये नोट्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे एग्जाम्स के टाइम पे। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर के गुण निम्न हैं। इसका पहला गुण क्या था? पहली पीढ़ी की तुलना में कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया। पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर हमारा होता था पूरा एक रूम के बराबर होता था, और जब दूसरी पीढ़ी आई तो इसमें उसकी तुलना में उसका आकार थोड़ा कम हो गया। ये कंप्यूटर कम गर्मी उत्पन्न करते थे। फर्स्ट पीढ़ी जो हमारी थी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की थी, वो बहुत गर्मी उत्पन्न करते थे, तो इनमें ये थोड़ी सी गर्मी उत्पन्न करने की क्षमता जो थी वो कम हो गई। अब हम इसके दोष देख लेते हैं। द्वितीय पीढ़ी के दोष। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर के दोष निम्न है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को लगातार रखरखाव की ज़रूरत पड़ती थी। ये हमारे ये कंप्यूटर होते थे द्वितीय पीढ़ी के, सेकेंड जनरेशन के मतलब जो कंप्यूटर थे जी, जल्दी जल्दी से ख़राब हो जाते थे। इनको बहुत देख रेख की ज़रूरत पड़ती थी। इन कंप्यूटरों का व्यावसायिक उत्पादन कठिन था। उस टाइम इनको हर कोई नहीं खरीद सकता था इन कंप्यूटर को, क्योंकि बहुत महंगे थे ये, और हर किसी के लिए सुलभ भी नहीं थे कि अब जा रहे हैं कि कंप्यूटर। आजकल का दौर तो ऐसा ही है, जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा है वो कंप्यूटर ले लेता है। उस टाइम ऐसा नहीं था, व्यावसायिक उत्पादन कठिन था, क्योंकि उस टाइम जो है इस कंप्यूटर की नया नया आया था, तो इतना वो कोई नई चीज़ मार्केट में आती है कि हर कोई ले सकता है, अफोर्डेबल नहीं होती अगर महंगी है तो। उस टाइम इसका भी यही हाल था, क्योंकि ये इतना अफोर्डेबल नहीं था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, हमारा तीसरा कंप्यूटर है। ये पीढ़ी चली हमारी 1964 से 1975 तक, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह एकीकृत सर्किट को हम लोग आईसी कहते हैं, ओके, का इस्तेमाल हुआ। तीसरी पीढ़ी के जो हमारे कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन में जैसे वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, ठीक। दूसरी में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। जब हमारी तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आया तो इसमें आईसी का यूज़ होने लगा। इससे कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ, विश्वसनीयता बढ़ी और प्रदर्शन में सुधार हुआ। आईसी का यूज़ किया गया जब कंप्यूटर में, तो वैक्यूम तो आप समझते हैं, वैक्यूम तो बड़े बड़े होते हैं, ट्रांजिस्टर भी बड़ा साइज होता है। आईसी एक छोटा सा डिवाइस है जो उसका यूज़ किए जाने लगा जब कंप्यूटर में, तो इसका साइज भी छोटा हो गया, इसकी विश्वसनीयता बढ़ गई, और इसका जो इसमें जो काम करने का जो फंक्शन था, प्रोग्रामिंग था, उसमें प्रोग्रामिंग करना भी सरल होता चला गया और प्रदर्शन में सुधार हुआ। इस पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया तथा फॉर्टेन, कोबाल, पास्कल और बेसिक जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। जो हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे, इनमें जो प्रोग्राम लिखना सरल हो गया, ये विश्वसनीय हो गए और इनका आकार छोटा हो गया, और इसमें जो है फॉर्टेन, कोबाल और पास्कल जैसी बेसिक भाषाओं का यूज होने लगा, जो हमारे लिए कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ करती थी। अब हम देख लेते हैं तृतीय पीढ़ी के गुण। जो हमारी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थी उसके गुण क्या क्या थे देख लेते हैं। इसका पहला गुण देख लेते हैं, पिछली दो पीढ़ियों की तुलना में अधिक विश्वसनीय हो गया। जो हमारी पहले की फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उससे अधिक विश्वसनीय हो गया। उसमें पहली और दूसरी जनरेशन में पता ही नहीं था हमने कोई प्रोग्राम किया है वो बचेगा या नहीं बचेगा, कुछ विश्वसनीयता नहीं थी उसमें। और इसका दूसरा देख लेते हैं गुण, ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में आकार में छोटे, सस्ते और कुशल थे, ठीक। जो हमारी पहली और दूसरी पीढ़ी थी, ये दूसरी पीढ़ी से और पहली पीढ़ी से आकार में बहुत छोटे हो गए, सस्ते हो गए और कुशल थे। मतलब कुशल का मतलब ये है उसमें प्रोग्रामिंग करना सरल हो गया। पहले दो कंप्यूटर जो हमारे थे जनरेशन थी, उनमें पहली जनरेशन में बहुत कठिन था, दूसरी जनरेशन में थोड़ा सा मतलब कम हुआ उन पे प्रोग्राम लिखना कठिन, तीसरी में और भी सरल हो गया। सस्ते का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत आसानी से मतलब बहुत सस्ते हो गए, उन दोनों पीढ़ियों के तुलना में ये सस्ते हो गए, ठीक है। इसके अब दोष देख लेते हैं, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर के दोष। तो इसमें आईसी चिप को बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, इसका पहला ये दोष है, क्योंकि आईसी चिप जो बनती थी उसको बनाने में
जो हमारे वैज्ञानिक जो थे उनको बनाने में, उसमें कंप्यूटर में यूज़ करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तृतीय पीढ़ी के समय कंप्यूटर को एसी की आवश्यकता होती थी। जो हमारे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनको जो हीट ना हो, वो गर्म ना हो, इसलिए उनमें एसी का यूज़ किया गया था। एसी फैन का यूज़ होने लगा था उसके अंदर, जो जो कंप्यूटर को कूलिंग देते थे, जिससे वो ज़्यादा गर्म ना हो और उसका जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रहे। आइए देख लेते हैं हमारी चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। तो चतुर्थ पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थे 1975 से 1990 तक ये रहे। देखते हैं। इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तकनीक का इस्तेमाल हुआ। इन कंप्यूटरों में एक चिप पर कई इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे, ठीक है, जिससे वे अधिक शक्तिशाली और छोटे हो गए। पर्सनल कंप्यूटर का विकास भी इसी पीढ़ी में हुआ। एक फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर जो हमारे थे बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए थे। इनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होने लगा और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड एक डिवाइस होता, तकनीक मतलब एक टेक्निक है, उसका यूज़ होने लगा। इन कंप्यूटर में एक चिप पर कई इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे। एक चिप लगाई जाती है, उसमें कई सारे इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए जाते थे, जिससे जो इनकी शक्तिशाली हुए, ये छोटे हो गए। क्योंकि पहले जो थे कंप्यूटर एक एक कमरे के हुआ करते थे फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में उससे आकार थोड़ा सा छोटा हो गया। छोटे का मतलब ये नहीं था कि हमारा मतलब डेस्कटॉप या फिर पीसी का साइज़ ले लिया था उन्होंने, नहीं, वो भी आकार में बहुत बड़े थे। थर्ड जनरेशन में उससे छोटे हुए। फिर जब हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जब आई, तो उन्होंने पीसी का साइज़ जो था, हमारा कंप्यूटर पीसी के साइज़ में हो गया। पर्सनल कंप्यूटर यानी कि डेस्कटॉप, लैपटॉप और ये सारी जो थे, पीसी मतलब हमारा पर्सनल कंप्यूटर, इसको हम कहीं भी ले जा सकते थे अपने साथ। अब बताइए, कंप्यूटर अब लैपटॉप है, आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम ले ही नहीं जा पाएंगे, घर पे ही रखा है हम ले नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। और इस पे जो हमारा प्रोग्राम करना बहुत ही सरल हो गया। इसमें जितनी पुरानी पीढ़ियों की, पिछली 3 पीढ़ियों की जो जो कमी थी, हमारी फोर्थ पीढ़ी में आकर वो नहीं रही। अब इसके हम गुण देख लेते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के गुण। चतुर्थ पीढ़ी के गुण के चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के गुण निम्न हैं। तो इसका पहला गुण देखते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड पिछले सभी पीढ़ियों के कंप्यूटरों की तुलना में काफ़ी अच्छी थी। मतलब पहले की तीनों पीढ़ियों से इसकी जो स्पीड, काम करने की स्पीड थी, बहुत अच्छी हो गई थी। ठीक, इस पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते थे। फोर्थ जनरेशन के हमारे कंप्यूटर थे जिनमें जो है मेमोरी जो होती है, उसकी मेमोरी इतनी हो गई थी, उसमें जो पहली तीसरी पीढ़ियाँ थी उनसे कई अधिक ज़्यादा जो है हम अपना प्रोग्राम बना सकते थे, फाइल्स बना सकते थे, उस डेटा को स्टोर करके रख सकते थे, क्योंकि बाद में हम उसका यूज कर सकें। बाकी पहले की 3 पीढ़ियों में डाटा स्टोरेज जो हमारी कंप्यूटर की क्षमता थी, जो मेमोरी क्षमता थी, बहुत कम थी। उसके मुकाबले में चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी की क्षमता बहुत अधिक हो चुकी थी। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी के हम दोष देख लेते हैं। इन कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए कूलिंग फ़ैन की ज़रूरत पड़ती थी। अभी जैसे कि आपको हमने बताया था, इसमें एक एसी की यूज़ होता है, छोटा सा फ़ैन होता है एसी टाइप का, इसको हमने कंप्यूटर के अंदर लगाया गया था, जिससे कि वो जब कंप्यूटर यूज़ करते थे तो कंप्यूटर के साथ वो फ़ैन चलने लगता था, जिससे वो कूलिंग दे सके कंप्यूटर को हमारे, और कंप्यूटर हमारा ठंडा रहे। माइक्रो प्रोसेसर का डिज़ाइन और निर्माण बहुत जटिल था। इस पीढ़ी में जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया कंप्यूटर में, उसका डिज़ाइन करना, उसका निर्माण करना बहुत ही कठिन था हमारे वैज्ञानिकों के लिए। लेकिन वो उसको डिज़ाइन करने में उनको कठिनता आती थी, फिर भी उन्होंने मतलब डिज़ाइन तो किया। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आप सोचिए, आप DLED का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उससे पहले आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, जिनका आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अगर नहीं मिल रहा है, हमसे पूछना पड़ेगा, या अपने किसी भी टीचर से पूछना तो पड़ेगा ही ना। तो हमारे जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे, इनका माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन करने में हमारे वैज्ञानिक लोग थे, जिन्होंने आपस में मिलकर बहुत सारा मतलब काम किया, एक दूसरे की सहायता लेकर इसको डिज़ाइन किया। क्योंकि इसे डिज़ाइन करने में उस टाइम बहुत कठिन, बहुत बहुत जटिलता आती थी।
अब हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर, यानी कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हमारे स्टार्ट हुए थे 1990 से अब तक, यानी कि वर्तमान में जो हमारे कंप्यूटर चल रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर हैं, जो अल्ट्रा स्मार्ट हो गए हैं, प्रो लेवल के स्मार्ट हो गए हैं। आप सभी लोग जानते हैं उनकी स्मार्टनेस में कोई कमी नहीं है। तो देख लेते हैं यह पीढ़ी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि ULSI तकनीक पर आधारित है, जो पहले से अधिक शक्तिशाली, तेज और बुद्धिमान कंप्यूटर बनाती है। जो हमारी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है किस पे आधारित है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक पर आधारित है, जो इसको शक्तिशाली, तेज, बुद्धिमान कंप्यूटर बनाती है, जिससे कि हम कोई भी प्रोग्राम इस पर लिखना चाहें, इसके पास इतनी मेमोरी है, इतना इसका माइंड डेवलप हो चुका है कि ह्यूमन माइंड भी उसके सामने कुछ नहीं। हालांकि माइंड तो ह्यूमन का ही है, सारे प्रोग्राम सेट करने का काम तो ह्यूमन ही करता है, उससे काम लेने का काम ह्यूमन करता है, लेकिन कंप्यूटर हमारा हमें जो प्रोग्राम आपको जो मिनटों घंटों में आप नहीं कर सकते थे, वो सेकंडों में करके आपको वो काम दे देता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोग भी जानते हैं आजकल AI का कितना यूज़ हो रहा है। AI ने तो लोगों को कितना अच्छा भी है AI, और कोई भी टेक्निक अगर डेवलप होती है इंसान उसका दुरुपयोग पहले कर लेता है, तो इसका बहुत ही दुरुपयोग भी हो रहा है AI का। आप लोग देख रहे हैं वीडियोस आ रहे हैं कि तरह तरह के लोग बना दे रहे हैं, कभी मोदी जी का डांस करता हुआ वीडियो बना देते हैं। है तो ये गलत ही ना, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, उनके साथ क्या ऐसा करना चाहिए? लेकिन नहीं, लोगों को समझ में आता, करते हैं। ये इसका गलत उपयोग करके भी लोग कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है? उनको कैसे रोका जाए? नहीं, हम अपने आप को रोक सकते हैं, सभी को नहीं। तो आगे देखते हैं प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, जैसे नए तकनीक शामिल है इसमें, जो नई नई तकनीक का यूज़ होने लगा, और हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो डेवलप ही होता जा रहा है। अब AI का पहले भी यूज़ होता था, लेकिन अब कुछ सालों से इतना यूज़ होने लगा है, कुछ सालों से, अब कहेंगे पिछले 1 साल से तो पूछिए मत AI का कितना मिसयूज़ भी हो रहा है, क्योंकि हर एक इंसान के पास AI यूज़ करने की वो आ गई है। ChatGPT वगैरह इस तरीके से सब कुछ मार्केट में आ गया है कि जिसको कुछ भी नहीं आता कंप्यूटर वो भी यूज़ कर रहा है, उसको भी ChatGPT यूज़ करना आ रहा है, उसका मिसयूज़ कर रहे हैं अच्छे से, और लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो कि गलत है। अब पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर के गुण भी देख लेते हैं। इस पीढ़ी कंप्यूटर के गुण निम्न हैं। ओके, आगे देखिए इसका पहला गुण क्या है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अभी तक की सभी पीढ़ियों की तुलना में सबसे छोटे हैं। फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है जो हमारा बहुत छोटा है। देख रहे हैं कि कहीं भी हम इसको लेकर जा सकते हैं, अपने बैग में डाला, लैपटॉप लिए जा रहे हैं। अपनी डेस्क पर रखा डेस्कटॉप भी इतना बड़ा नहीं है कि कोई रूम के साइज का हो, नहीं, आराम से उस पर प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में C++, जावा, नेट जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का यूज किया गया। जावा जैसी प्रोग्राम जो स्मार्ट प्रोग्राम के तहत आते हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग की भाषाओं का अब यूज़ होने लगा है कंप्यूटर में हमारे। पंचम पीढ़ी के दोस्त देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में साइबर हमले और डेटा के उल्लंघन का खतरा रहता है। हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, इसमें साइबर हमले होते रहते हैं। साइबर हमला आप समझते हैं, जैसे कि कहीं किसी का डेटा चुरा लिया, या फिर किसी को ऑनलाइन धमकी दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। बहुत सारी फेक कॉल्स आती हैं, आपको डाटा चुरा लेते हैं, कंप्यूटर हैक कर लेते हैं। और बहुत बड़े 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 हैकर्स पड़े हैं जो कंप्यूटर हैक करके किसी का बैंक का पूरा 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 जो है सिस्टम हैक कर लिया, और कई बैंकें इस तरीके से लूट ली गई। ये साइबर हमले तो हैं। तो इसका कुछ समाधान नहीं हो पाया है कि कैसे। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, टेक्निक्स हमारी डेवलप हैं जिनको बचाया जा सकता है, फिर भी हैकर्स इतने इतने बड़े हैं, साइबर हमला करते हैं, उन चीज़ों का उल्लंघन कर देते हैं, और ख़तरा उसका हमेशा बना ही रहता है। इतने हमारे सब कुछ डेवलप हो चुका है, उसका ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर को आसानी से कोई भी हैक कर लेगा या साइबर हमला कर लेगा। बहुत सारी इसमें सुरक्षाएं हैं, उसके बावजूद भी कंप्यूटर को साइबर हमले से बचाया नहीं जा सकता है पूरी तरीके से। सॉरी। सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं, ये कंप्यूटर अत्यधिक जटिल होते हैं, जिससे गैर तकनीकी उपयोगकर्ताओं
के लिए उन्हें समझना, उपयोग करना कठिन हो सकता है। जैसे कि हमारा ये पीसी है, इसमें नॉर्मल वीडियो बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे अंदर कंप्यूटर के सिस्टम पे जाके एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, MS वर्ड पे काम करना सभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है। जिसने कंप्यूटर की कभी नॉलेज ली ही नहीं, वो ऐसा इसका यूज़ नहीं कर सकता है। तो इसलिए इसका यूज कठिन है। 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग। तो हमारी 25 मिनट से ज़्यादा की क्लास हो चुकी है, तो आज इतना ही रखते हैं। फिर अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जब आपके लिए आएंगे तो कंप्यूटर की विशेषताएं और जितना इस चैप्टर में बचा है वो सब कुछ कंप्लीट करवा देंगे। और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपका कंप्यूटर के सिलेबस के साथ साथ और जो हमारे बचे हैं वो भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे कहना चाहती हूँ, अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में जो आपके साथ पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको ज़रूर शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू सून।